पिता की ऐसी हालत देखी तो उसके होश उड़ गए। उसने किटी पार्टी से लौटी अपनी पत्नी के एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई हो। विनय ने डोली के ऊपर झल्लाते हुए कहा, मुझे लगा था कि कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपने माता पिता की तरह प्यार सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माँ बापा की हालत नौकरों से भी ज्यादा बद से बदतर कर दी। उनसे तुमने एक एक दाने का हिसाब मांगा, उनकी बेइज्जती की। वह अपने बेटे की कमाई खाते हैं। तुम्हारी बाप के नहीं समझी तुम, अपना सामान बांधो और चलती बनो यहाँ से, विनय ने तमक कर कहा। विनय अपने माता पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और वो दिन याद करने लगा जब वह अपने माता पिता को अपने साथ शहर लेकर आया था। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था तो कैलाश जी ने पड़ोसी की मदद से उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए एक मोटी रकम मांगी थी, लेकिन कैलाश जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारे पैसे जमा कर इलाज करा पाते। उन्होंने अपने बेटे विनय को फ़ोन किया। हेलो बेटा विनय, मैं पापा बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। ये सुन विनय सन्न रह गया और भावुक होकर बोला, कैसे, कब आया पापा, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा आज सुबह ही आया है, तुम कुछ पैसे भेज दो, बस डॉक्टर ने पूरे 1 लाख रुपए मांगे हैं। विनय नम आंखों से बोला, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप वहाँ ऐसी हालत में अकेले हैं और मैं यहाँ। नहीं पापा, आप डॉक्टर से कहो कि वह इलाज शुरू करें, मैं अभी पहुँच रहा हूँ, और आप चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। विनय हड़बड़ा कर घर आया, अपनी पत्नी से बोला, हमें अभी माँ पापा के घर जाना है, माँ को हार्ट अटैक आया है। ओहो विनय, तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें पता है ना, आज मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है, हमें वहाँ जाना है, 5 स्टार में पार्टी रखी है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे? और विनय तुम अपनी माँ की चिंता क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे में ऐसी बीमारियां लगी रहती हैं। डोली विनय के हाथ में हाथ डालते हुए बोली। विनय ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम्हें पार्टी की लग रही है, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ। लेकिन मैं अपने पापा को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता, समझी तुम? विनय ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। अपने पापा को दूर से देखकर दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। कैलाश जी बेटे के गले लगकर रोते हुए बोले, बेटा देखो तो तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई। पापा मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और विनय ने अपने पिता के आंसू पूछे और उन्हें एक चेयर पर बैठा दिया। विनय अपने पापा के हाथ को पकड़कर बोला, पापा आप यहाँ बैठिए बस, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं अभी आता हूँ। विनय जाकर सबसे बड़े डॉक्टर से मिला। डॉक्टर साहब चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने विनय को दिलासा दिया, विनय जी आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी माता जी को बचाने की। और डॉक्टर रेणुका जी का इलाज करने में जुट गए। कुछ ही दिनों में रेणुका जी पूरी तरह ठीक हो गई। विनय अपनी माँ को अस्पताल से पापा के घर लेकर आया और कुछ दिन विनय ने वहीं रहकर उनकी सेवा की। लेकिन काम की वजह से उस पर फोन आ रहे थे, तो कैलाश जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसके जोड़ों का दर्द तो हमेशा का है, क्या करें, अब बुढ़ापा है, उसका कुछ नहीं कर सकते, तुम अब अपने काम पर लौट जाओ। विनय ने तब तो हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन विनय के हाथ में 2 बैग देखकर उसके मम्मी पापा चौंक गए। अरे बेटा इसमें क्या है, कोई साग सब्जी लेकर जा रहे हो क्या? नहीं पापा, यह सब बैग में आपका सामान है, आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं शहर। नहीं बेटा, हम यही सही हैं, बस तुम हमसे मिलते रहते आना, हमारे लिए वही बहुत है। तुम तो जानते हो बेटा कि बहू हमें कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। कैलाश जी कहते कहते भावुक हो गए। पापा आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, पर आप दोनों को मैं अब अकेले नहीं छोड़ सकता। बेटे के इतने जिद करने पर रेणुका जी और कैलाश जी दोनों बेटे के साथ शहर आ गए। अपने सास ससुर को अपने घर देख डोली का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। रेणुका जी के कदम अपने बेटे के घर में पड़ ही नहीं रहे थे, तो विनय मुस्कुराता हुआ बोला, मम्मी पापा यह आपका ही घर है, बेझिझक और पूरे अधिकार के साथ आइए। और विनय ने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और उनको उनके कमरे में ले गया। उस कमरे को देखकर रेणुका जी और कैलाश जी भावुक हो गए। पापा मैंने जब यह घर खरीदा था
तभी आपका कमरा बिल्कुल आप दोनों के हिसाब से सेट करवा लिया था। बेटे का प्यार देखकर दोनों ने विनय को गले लगा लिया। पापा अब आप दोनों आराम से यहाँ रहिए, मैं आपके चाय नाश्ते का इंतज़ाम करवाता हूँ। अपने मम्मी पापा को उनके कमरे में छोड़कर जैसे ही बाहर आया, डोली विनय का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसने कहा था तुम्हें इन गवार बुढ़े बुढ़िया को यहाँ लाने के लिए? डोली जुबान संभाल कर बोलो। वो मेरे मम्मी पापा हैं और तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही बहुत हूँ अपने मम्मी पापा की देखभाल के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विनय ने अपनी मम्मी पापा की देखभाल के लिए एक मेड रख ली। विनय के मम्मी पापा विनय के साथ बहुत खुश थे, लेकिन बहू हमेशा बड़बड़ाती रहती। एक दिन विनय को एक मीटिंग के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। विनय ने मेड को सब कुछ समझा दिया था कि मेरे बाद मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विनय बेटा, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो? तुम बेफिक्र होकर अपने काम के लिए जाओ, रेणुका जी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। और विनय मीटिंग के लिए शहर चला गया। बेटे के जाते ही डोली हमेशा सास ससुर को ताना देती रहती, यहाँ आकर पड़ गए हैं, इतना भी नहीं जानते शहर में कितने महंगाई है, इनके आते ही घर में कितने खर्चे बढ़ गए हैं, पूरे घर को दवाई खाना बना कर रखा है। अरे मेरे मायके में तो इन दोनों को कोई नौकर भी ना रखे, गवार कहीं के, न पहनने की तमीज़ है न खाने की। बहू की बातें सुनकर दोनों चुप रह जाते। बहू ने घर के नौकर को बेटे के जाते ही उसकी छुट्टी कर दी और उसकी जगह कैलाश जी को काम पर लगा दिया। डोली दंदनाते हुए उनके कमरे में आई और तमक कर बोली, बहुत हो गए मेहमानबाजी, अब चलिए पापा जी थोड़ा हाथ पैर भी चला लीजिए, वरना बुढ़ापे में जाम हो गए तो आपको ही तकलीफ होगी। डोली तमक कर बोली, मम्मी जी आप थोड़ा रसोई में आकर मेरा हाथ बटाइए। बेटा तुम्हें जितना काम बताना है मुझे बता दो, पर रेणुका से ये सब नहीं होगा। हाँ, आप दोनों तो यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने को ही पड़े हैं, बस काम को कह दो तो बहाने बनाने लगते हैं। डोली मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए बोली, ये पकड़िए थैला और सब्जी लेकर आइए, और हाँ सब्जी लाकर रसोई में धोकर रख देना। कैलाश जी ने थैला पकड़ा और सब्जी लाने चले गए और लाकर उन्हें रसोई में रख दी। बेटा मैंने सब्जी रसोई में धोकर रख दी है, सुबह सुबह सब्जी लाने और धोने में हाथ पैर सुन्न हो गए। 2 कप चाय बना दो बेटा, मैं आपकी नौकरानी नहीं, जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। सब्जी लाकर आपने कोई एहसान नहीं किया है, यहाँ रहेंगे तो काम भी करना पड़ेगा, जाइए खुद बना लीजिए। बहू ने एकदम से तमक कर कहा और अपनी चाय लेकर कमरे में चली गई। कैलाश जी ने 2 कप चाय बनाई और खुद लेकर अपने कमरे में चले गए। ये देखकर रेणुका जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने बहू की सारी बातें सुन ली थी। अरे रेणुका, तुम चाय पियो और सब भूल जाओ, हमारा बेटा हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेणुका जी ने अपने आंसू पूछे और दोनों चाय पीने लगे। दोपहर को रसोई में जाकर देखा तो बहू ने खाना भी नहीं बनाया, तो कैलाश जी ने खुद ही खाना बनाया और रेणुका जी को भी खिलाया। रेणुका जी से अब काम नहीं होता था, क्योंकि उनके हाथ पैर अब ज़्यादा ही दर्द करने लगे थे। बहू कमरे में से बाहर आई तो अकड़कर बोली, ये क्या है, आप लोगों को ज़रा भी तमीज़ नहीं है, पूरी रसोई फैला रखी है, गवार कहीं के। मुझे पूरी रसोई साफ चाहिए, जब से आए हैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाया। कैलाश जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं खुद रसोई और बर्तन साफ कर दूंगा। इतना कह बहू वहाँ से चली गई। बेचारे कैलाश जी ने सारी रसोई और बर्तन साफ किए। कुछ खाना दोपहर का ही बच गया था, तो शाम को वही खाकर सो गए। बेटा माँ बाप का हाल चाल पूछने के लिए रोज़ सुबह शाम फ़ोन करता, मगर कैलाश जी और रेणुका जी अपने बेटे से बहू की कुछ भी शिकायत नहीं करते। अगली सुबह बहू 200 रुपये सब्जी लाने के लिए देते हुए बोली, सारी सब्जी का हिसाब पर्चे पर लिखवा कर लाना। कैलाश जी चुपचाप थैला लेकर चले गए। सब्जी वाले ने कैलाश जी का थैला पकड़ा दिया। अच्छा भाई एक काम करो, एक कागज़ पर हिसाब लिख देना। अच्छा बाबूजी कहते हुए सब्जी वाले ने पास रखे कागज़ के एक टुकड़े पर सारी सब्जी के दाम लिखकर बाबूजी को पकड़ा दिया। कैलाश जी सोचने लगे, चलो अच्छा है सारी सब्जी का दाम और वजन पेपर पर लिखा है तो बहू को कोई शक भी नहीं होगा। बेचारे बाबूजी की इस कड़ाके की सर्दी में सब्जी लाते हुए हालत खराब हो गई। रास्ते में उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी, तो वहां रुककर उन्होंने 10 रुपये की चाय पी ली। थोड़ी देर पास जल रही आग पर अपने हाथ पैर सेके और बेचारे फिर चल दिए सब्जी का थैला लेकर। ठंड इतनी कि ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैर ही कटे जा रहे हो।
जैसे तैसे बेचारे बाबूजी घर पहुंचे। रसोई में सब्जी धोकर रख दी। बहू सब्जी आ गई है, लेकिन बहू अभी सोकर ही नहीं उठी, शायद दोबारा सो गई थी। उन्होंने खुद ही 2 कप चाय बनाई और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बहू के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे पता था, चोरी तो इन जैसे लोगों के खून में ही बसी होती है। बाबूजी सब्जी में से 10 रुपये बचे थे, वह कहाँ चले गए? आपको इतना भी नहीं पता कि किसी की चीज़ उससे बिना इजाज़त नहीं लेनी चाहिए। कहाँ है बाकी के पैसे? बाबूजी संकोचते हुए बोले। बहुत ठंड लग रही थी रास्ते में, तो मैंने 10 रुपये की चाय पी ली। यहाँ तक आने में आपके हाथ पैर टूट नहीं जाते, घर आकर नहीं पी सकते थे। एक तो हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं और हमारे ही नाक में दम कर रखा है। इस तरह की बातें सुनकर दोनों की आंखें नम हो गईं। पर बेटे के खातिर वह सब कुछ चुपचाप सह गए। अब तो बाबूजी रोज ही अपना और अपनी पत्नी का चाय नाश्ता खाना सब खुद बनाते और बर्तन रसोई भी खुद ही साफ करते। अगले दिन बहू की सहेली उससे मिलने घर आई। तब बाबूजी रेणुका जी के लिए दलिया बना रहे थे। अरे पूनम, तू क्यों आई? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाते। डोली ने हड़बड़ाते हुए अपनी सहेली से कहा। क्यों, मैं तेरे घर नहीं आ सकती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल, तू मेरे कमरे में चल, वहां चलकर बात करते हैं। डोली पूनम को हाथ पकड़कर तेजी से अपने कमरे में ले गई ताकि बाबूजी पर उसकी नजर ना पड़े। दोनों आपस में बातें ही कर रही थीं कि बाबूजी वहां पहुंच गए। बहू, मुझे घी नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है? आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो, समझ नहीं आता क्या? अब जाओ यहाँ से। डोली बाबूजी पर चिल्लाते हुए बोली। पूनम ने डोली से पूछा, कौन है यह इतने बुजुर्ग, और पहले तो कभी नहीं देखा? अरे कुछ नहीं, नया नौकर है यार, अभी नया नया लगा है ना, तो इससे कुछ पता नहीं है कौन सा सामान कहाँ रखा है। बहू की बातें सुनकर बाबूजी की आंखें नम हो गईं। पीछे से बहू ने आवाज दी, सुनो, मेरी और मेरी सहेली के लिए 2 कप कॉफी लेकर आओ जल्दी। बाबूजी ने अपने आंसू पूछे और कॉफी बनाकर बहू के कमरे में ले गए और चुपचाप वहां से वापस आए और अपनी पत्नी के लिए बिना घी का दलिया लेकर चले गए। क्या हुआ जी बहू, किस पर चिल्ला रही थी? अरे कुछ नहीं, तुम दलिया खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। इतने में बहू चिल्लाते हुए आई। अगर कॉफी बनानी नहीं आती तो बता नहीं सकते थे, मुंह का सारा टेस्ट खराब कर दिया। क्या हुआ बहू? रेणुका जी ने प्रेम से अपनी बहू से पूछा। आप चुप रहिए, काम की ना काज की दुश्मन अनाज की। अभी मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, आप लोगों को तो आकर बताती हूँ। और हाँ, मेरे आने से पहले घर पूरा साफ हो जाना चाहिए। इतना कह बहू अपनी सहेली के साथ बाहर निकल गई। बहू की बातें सुनकर रेणुका जी रोने लगी। अरे रेणुका, तुम बात बात पर रोया मत करो। देखो, अगर मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर भी लेता हूँ तो इसमें क्या बुरा है? तुम ही तो कहती हो कि आदमी के हाथ पैर चलते रहने चाहिए, वरना उसका शरीर जाम हो जाता है और ऊपर से 100 बीमारियां और लग जाती हैं। बाबूजी ने रेणुका जी के आंसू पूछे और उन्हें कंबल उड़ाकर आराम करने के लिए बोल दिया और खुद रसोई में बर्तन साफ करने लगे। थोड़ी देर में मम्मी, पापा, कहाँ हो आप? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मम्मी, पापा के कमरे में विनय दौड़ कर गया। माँ के पैर छूते हुए बोला, अरे माँ कैसी हो और आपकी तबीयत कैसी है? बेटे को सामने देख रेणुका जी की आंखें भर आई। माँ देखो तो, मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। आपके लिए नया शाल, नई जर्सी। और बाबूजी कहाँ है? मैं कब से पूछ रहा हूँ, वह कहीं दिख नहीं रहे। रेणुका जी ने रोते रोते अपने बेटे से सब बता दिया। ये सुन विनय के पैरों तले जमी खिसक गई। रसोई में जाकर देखा तो बाबूजी रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे। ये देख विनय की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा, तुम कब आए? हाँ बाबूजी, काम जल्दी हो गया था तो बस चला आया। इतने में डोली भी वहां घर पहुंच गई थी और विनय को देखकर उसके होश उड़ गए। अरे विनय, तुमने तो बोला था कि तुम 2 दिन बाद आओगे, फिर यहाँ कैसे? डोली जैसे ही विनय के पास आने लगी, विनय ने एक जोरदार तमाचा डोली के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान माँ बाप के साथ ऐसा करने की? ये घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई थी। विनय ने डोली के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, मुझे लगा था कि कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपने माता पिता की तरह प्यार और सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माँ बाप की हालत नौकरों से भी ज्यादा बद से बदतर कर दी।
उनसे तुमने एक एक पाई का हिसाब लिया, उनकी बेइज्जती की। वह अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारी बाप की नहीं समझी तुम। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। विनय ने डोली के ऊपर गुस्सा कर कहा, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। डोली रोते हुए विनय के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। विनय, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम मुझसे